अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक एंगल डिस्कस करेंगे जो पर्टेन करता है मैक्सिमम प्रीमियम और मैक्सिमम कंसिडरेशन से। ठीक है जी। तो आपके सामने कुछ प्री एक्विजिशन वैल्यूज हैं। प्री एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन से पहले हमारे पास दो कंपनीज थी, ए और बी। नंबर ऑफ शेयर्स, ए के 100 और बी के 20 शेयर्स फ्लोट हुए हुए हैं मार्केट में। मार्केट वैल्यू पर शेयर 25 और 20 है, जिसके हिसाब से इन कंपनीज की टोटल मार्केट वैल्यू 2500 और 400 रुपए बनती है। पोस्ट एक्विजिशन के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। कंडीशंस में सिनर्जी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू 600, यानी कि सवाल ये कह रहा है कि जब ए और बी दोनों एक कंपनी हो जाएंगी तो इसकी वजह से जो डुप्लीकेट फंक्शंस हटेंगे, जो कॉस्ट से एनर्जी होगी, जो रेवेन्यू से एनर्जी होगी, जो फाइनेंशियल से एनर्जी होगी, उसकी वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यू में 600 रुपए का इजाफा आएगा। ए एक्वायर्स बी बाय एक्सचेंजिंग शेयर्स, और ए बी को खरीदता है शेयर्स को एक्सचेंज कर कर। रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम प्रीमियम दैट कैन बी पेड, यानी कि ए जब बी को एक्वायर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना प्रीमियम दे सकता है। मैक्सिमम कंसिडरेशन दैट कैन बी पेड, कंसिडरेशन यानी कि टोटल वैल्यू जो बी के शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकती है। यहाँ पर शेयर्स हैं। इफ मैक्सिमम कंसिडरेशन इज पेड, विल देयर बी एनी गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। तो जरा इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, पोस्ट एक्विजिशन, और यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू क्या होगी। पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू क्या होगी भाई। पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू जो होगी उसमें टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी के बेनिफिट्स की मार्केट वैल्यू। यानी कि जो नई कंपनी होगी उसमें क्योंकि ए ने बी को एक्वायर कर लिया, तो जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ए है, बी है और कुछ सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से उसकी टोटल मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो आपके पास 2500, 400 और 600, यानी कि टोटल जो मार्केट वैल्यू होगी नई वाली कंपनी की वो 3500 रुपए होगी। ठीक है जी। सिनर्जी का जो बेनिफिट है ना वो इन टर्म्स ऑफ कभी रेवेन्यू होता है, कभी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो उस केस में तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफर करती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सिंपल था। उसने बोला कि सिनर्जी का जो इम्पैक्ट है ना वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू है। यानी कि उसने ये कह दिया कि दोनों कंपनीज मर्ज होंगी तो उसकी वजह से जो फायदा होगा वो ये है कि टोटल कंपनी की मार्केट वैल्यू 600 से इंक्रीज हो जाएगी। इसके मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं सिनर्जी के जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिंपल सा केस था, उसने बोला कि भाई कंपनी की मार्केट वैल्यू 600 से इंक्रीज हो जाएगी, ये सिनर्जी का फायदा होगा, यानी कि दोनों कंपनीज के मर्ज होने का फायदा होगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर मेथड से पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू आ रही हो नई वाली कंपनी की जो कि ए प्लस बी है। हो सकता है ये 600 रुपए सिनर्जी वाले बेनिफिट सामने ना दिए हुए हो, बल्कि कुछ घुमा फिरा कर बात करी हुई हो, और आपने नई कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाली हो और आपको सिनर्जी की वैल्यू की कैलकुलेशंस करनी हो, तो इसमें से आप लेस कर दोगे प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ बोथ कंपनीज। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास घुमा फिराकर 600 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, कोई वर्किंग के जरिए एक अमाउंट आया है 3500 रुपए का, और ये 3500 आपको पता है नई कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है, और आपको सिनर्जी ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से पुरानी कंपनीज की मार्केट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये एक एडिशनल बात मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। जाहिर है कि यहाँ पर तो ये 600 की वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पर सिनर्जी 600 रुपए ही आएगी। अच्छा, अब देखिए मैक्सिमम प्रीमियम और मैक्सिमम कंसिडरेशन, दो बातें पूछी जा रही हैं। प्रीमियम का क्या मतलब होता है। प्रीमियम हमेशा समझ लें कि चेरी ऑन टॉप है। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जिस तरह से हम कहीं पे किसी चीज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक बेसिक सब्सक्रिप्शन होती है, फिर एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होती है। प्रीमियम का मतलब होता है जो उसकी नॉर्मल हालात की वैल्यू है उससे कुछ ज्यादा। और कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि टोटल जो पैसे आप पे करोगे, टोटल जो किसी को खरीदने के लिए आप उसको कितने रुपए के शेयर्स दोगे, या टोटल किसी को खरीदने के लिए आप कितने पैसे दोगे, कितने रुपए के डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोगे। जब हम प्रीमियम की बात करते हैं ना,
कि मैं किसी को खरीदने के लिए मैक्सिमम प्रीमियम कितना दूंगा, गौर से सुनिएगा। देखिए, लेट से मैं ए कंपनी का शेयर होल्डर हूं। मैं कौन हूं? मैं ए कंपनी का शेयर होल्डर हूं। प्री एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन से पहले मेरे जो शेयर्स हैं, मेरे कितने शेयर्स हैं? मेरे 100 शेयर्स हैं। प्री एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन से पहले मेरे सारे शेयर्स की वैल्यू 2500 रुपए, या एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए। अब मैं एक और कंपनी खरीद रहा हूं, ठीक है? एक्विजिशन से पहले आप समझ लें मेरी वैल्यूएशन, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं उसकी टोटल मालियत 2500 है। मैं किसी और को खरीद रहा हूं। अब जनरली तो मकसद ये होता है कि मैं अगर ए हूं और मैं बी को खरीद रहा हूं ना, तो मेरी मालियत, मेरी वैल्यूएशन में, मेरी वर्थ में इजाफा हो। लेकिन फर्ज कर लें कि मैं किसी और को खरीद रहा हूं, अलबत्ता जितना भी उसको खरीदने से फायदा आएगा वो मैं हासिल नहीं करूंगा। यानी कि जितना भी गेन इन वैल्यूएशन होगा या जितना भी फायदा होगा वो मैं सामने वाले को ट्रांसफर कर दूंगा। इस केस में प्री एक्विजिशन मेरी वैल्यू अगर 2500 है तो पोस्ट एक्विजिशन भी 25 होगी। लेकिन क्या कभी मैं ये सोचूंगा या ये चाहूंगा कि मेरी आज की वैल्यू मेरे शेयर्स की 2500 है, मैं किसी और कंपनी को खरीदूं और मैं और बुरा हो जाऊं? यानी कि अभी मेरे मेरे जो 100 शेयर्स हैं उनकी वैल्यू अगर 2500 है, मैं ए हूं और मैं बी को खरीदूं, और फिर मेरे सारे शेयर्स की वैल्यू 24, 23, 22, 21, 20 हो जाए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं चाहोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम 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 अगर मैं सारे बेनिफिट्स अपने हाथ नहीं रखता, वैसे तो एक्विजिशन से बेनिफिट्स आते हैं, जिस तरह से यहाँ पे 600 रुपए के बेनिफिट्स मिले, वो मैं अपने हाथ में नहीं रखता, मैं किसी और को ट्रांसफर कर लेता हूँ। यानी कि जिसको खरीद रहा हूँ उसी को कंसिडरेशन में पे कर देता हूँ। तो मैं उसी पोजीशन पर हूँ जिस पोजीशन पर आज मैं था। इसको समझाने के लिए जरा इस तरह से इसको समझते हैं। देखिए, नई कंपनी की वैल्यू कितनी है? नई कंपनी की वैल्यू है 3500। यानी कि नई कंपनी में कुल मिलाकर टोटल जो शेयर्स होंगे, नई कंपनी में कुल मिलाकर जो टोटल शेयर्स होंगे, उन सारे शेयर्स की वैल्यूएशन 3500 रुपए बनेगी। अभी मेरे शेयर्स की वैल्यू 2500 है, एक और कंपनी है जिसकी वैल्यू 400 है, और मुझे पता है उसको खरीदने से 600 रुपए के सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स आएंगे, तो उसको खरीदने के बाद इस नई कंपनी की वैल्यू 3500 होगी। इस नई कंपनी में मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी होंगे, और मैंने बी कंपनी को खरीदा है थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफर, तो बी कंपनी के शेयर होल्डर्स भी मेरा हिस्सा बन गए होंगे। उनको मैंने कुछ नए शेयर्स दिए होंगे और उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स को कैंसिल किया होगा। यानी कि इन 3500 में दो क्लासेस के लोग होंगे, एक ए और एक बी। सर, ए वाले कौन होंगे? ए वाले वो होंगे जिनके पास कंपनी के अभी 100 शेयर्स हैं। ए वाले वो होंगे जिनके पास अभी कंपनी के 100 शेयर्स हैं प्री एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन भी 100 ही शेयर्स होंगे। अलबत्ता उनका बी को एक्वायर करने का रीजन ये था कि उनके शेयर्स की अभी एक शेयर की वैल्यू 25 है, वो बढ़कर 26, 27, 28 हो जाए। और बी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, जो बी कंपनी वाले शेयर होल्डर्स होंगे वो भी ए के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। जब मैं शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज पे जाता हूं तो बी कंपनी वालों के पास अभी 20 शेयर्स हैं। मैं उन 20 शेयर्स को कैंसिल कर कर अपनी कंपनी के नए शेयर्स देता हूं। यानी कि इनके कितने शेयर्स होंगे नई कंपनी में ये नहीं पता, इनको कोई नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए नई कंपनी की वैल्यू 3500 है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, या मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास 100 रुपए के शेयर्स हैं, उन्होंने मुझे ये बोला हुआ है कि आप कंपनी तब बेचेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी तब बेचेंगे जब हमारे सारे शेयर्स की जो अभी वैल्यू 2500 है ना, वो 3000 हो जाए। इस केस में लेट से 3000 वैल्यू जो है वो 100 शेयर्स की होगी, और बाकी कुछ शेयर्स में बी के, जो बी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको नया इशू करूंगा, लेकिन इस हिसाब से या इतने शेयर्स इशू करूंगा कि इनके शेयर्स की वैल्यू 500 बने। इस केस में क्या ए कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई फायदा है? बिल्कुल है। प्री एक्विजिशन उनके 100 शेयर्स की वैल्यू 2500 थी, पोस्ट एक्विजिशन उनके 100 शेयर्स की वैल्यू 3000 हो गई है। यानी कि एक्विजिशन की वजह से उनके सारे शेयर्स की वैल्यू में 500 रुपए का या पर शेयर 5 रुपए का फायदा हुआ है। पहले 2500 रुपए के 100 शेयर्स थे, एक शेयर 25 का हुआ, अब 3000 रुपए में 100 शेयर्स है, यानी कि एक शेयर 30 का हुआ। और इनको मैंने नए शेयर्स दिए होंगे, ये मेरी बहस नहीं है कि इनको कितने नए शेयर्स दूंगा। अच्छा, एक और केस ये हो सकता है कि भाई 3500 रुपए टोटल नई कंपनी की वैल्यू होगी, उसमें मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी होंगे जो जिनके पास 100 शेयर्स हैं, और बी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स को कैंसिल कर कर नई कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे, और वो भी मेरी कंपनी का हिस्सा हो जाएंगे, उनको XYZ नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाएंगे। बहरहाल मैं ये सोचता हूँ कि लेट से मैं एक्विजिशन तब करूंगा
मैं किसी और कंपनी को तब एक्वायर करूंगा जब मेरे सारे शेयर्स की वैल्यू 2700 रुपये हो जाए, यानी कि मेरे 100 शेयर्स की वैल्यू आज 2500 है, वो 2700 चली जाए, तब मैं अपनी कंपनी बेचूंगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 3500 में से अगर 2700 की वैल्यूएशन मैं रख रहा हूं तो इनको कुछ इतने शेयर्स देने होंगे, इनको कुछ इतने शेयर्स देने होंगे जिनकी टोटल वैल्यू 800। क्योंकि कंपनी में दो लोग हैं, ए वाले शेयर होल्डर जिनके पास 100 शेयर्स हैं और बी वाले शेयर होल्डर जिनको मुझे कुछ शेयर्स देने हैं। कितने दूं? इतने दूं कि उन सारे शेयर्स की वैल्यू 800। और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। लेट से मैं ए कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे ए कंपनी के शेयर की वैल्यू 25 रुपये है, सारे 100 शेयर्स की वैल्यू 2500 रुपये है। मैं ए बी को खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे जो 100 शेयर्स जिनकी वैल्यू 2500 है, एटलीस्ट उनकी शेयर की वैल्यू 2600 हो जाए। इस केस में मैं बी कंपनी को इतने शेयर्स इशू करूंगा, इतने शेयर्स इशू करूंगा कि उनके सारे शेयर्स की वैल्यू बचे हुए 900 रुपये हो। ठीक है। अब देखें, ये मैं मुख्तलिफ केसेस आपके साथ बना रहा हूं। अच्छा, पहले केस में क्या हो रहा है? पहले केस में देखें, पहले केस में गौर से सुनिएगा, सेनेर्जी का फायदा किसको हो रहा है? यहां पर एक और कॉलम बनाते हैं, सेनेर्जी ए बी। ए कंपनी के शेयर होल्डर्स की पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू 3000 होगी, प्री एक्विजिशन वैल्यू 500 रुपये थी। तो इसका मतलब इनके शेयर्स की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है? 500। बी कंपनी के शेयर होल्डर्स की पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू 500 होगी, प्री एक्विजिशन कितनी थी? 400। इनकी वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है? 100। तो जो 600 का सिनर्जी का बेनिफिट था, 600 का सिनर्जी का फायदा था, उसमें से 500 का फायदा एक एक शेयर होल्डर्स उठा रहे हैं, 100 का फायदा बी के शेयर होल्डर्स उठा रहे हैं। दूसरे केस में ए के सारे शेयर्स की वैल्यू 2700 हो जाएगी, पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन वो वैल्यू 2500 थी, यानी कि ए के शेयर होल्डर्स 200 रुपए का फायदा उठा रहे हैं। बी के शेयर होल्डर्स की पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू 800 है, प्री एक्विजिशन वैल्यू जो है वो 400 थी, यानी कि इसके शेयर होल्डर 400 रुपए का फायदा उठा रहे हैं। अगेन आप 200 और 400 को ऐड करें तो सिनर्जी से यानी कि 600 से मैच करेगा। तीसरे केस में जो हमारा तीसरा केस है, ए के शेयर होल्डर्स के सारे शेयर्स की वैल्यू 2600 हो जाएगी, पहले उनके शेयर्स की वैल्यू 2500 थी, यानी कि जो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट 600 का था उसमें से सिर्फ 100 का फायदा ए के शेयर होल्डर्स ने अपने पास रखा और बी के शेयर होल्डर्स को इतने शेयर दे दिए कि उनके 500 का फायदा हो रहा है। एक और केस करते हैं। अच्छा, ये 3500 होगा, सॉरी, 3500 नई कंपनी की टोटल वैल्यू होगी। ए के शेयर होल्डर्स ये कह दें कि भाई हमारे सारे शेयर्स की आज वैल्यू 2500 है और हम बी को एक्वायर करने को तैयार हैं, लेकिन हम ब्रेक इवन पर रहना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जितना भी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट हो ना वो बी को ट्रांसफर हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे शेयर्स की आज वैल्यू 2500 रुपये थी, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन भी अगर 2500 होगी तो मैं एग्री करता हूँ अपनी कंपनी, मैं ए बी को खरीदने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि बी के सारे शेयर्स की वैल्यू जो होगी, जितने भी उनको शेयर्स दूंगा, अभी एक अलग बात है कि कितने शेयर्स दूंगा, लेकिन जितने भी इनको शेयर्स दूंगा इनकी कुल वैल्यू 1000 होगी। इस केस में क्या होगा कि मेरे नए शेयर्स की वैल्यू, यानी कि 100 नए शेयर्स ए के शेयर होल्डर्स के 2500 के हैं, पहले भी वो 2500 के थे, कोई गेन नहीं है। जबकि बी के शेयर होल्डर्स जो हैं उनके शेयर्स की वैल्यू 400 से 1000 पर चली गई है, यानी कि उनको 600 रुपए का फायदा दे रहा हूँ। ये वो वाली कंडीशन है जिसमें मैं सिनर्जी का मैक्सिमम बेनिफिट बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे रहा हूँ। मुझे पता था दोनों कंपनी को कंबाइन कर कर 600 रुपए का फायदा होगा, मार्केट वैल्यू 600 से इंक्रीज होगी, लेकिन मैं उस मार्केट वैल्यू के इंक्रीज का खुद फायदा नहीं ले रहा, सारा फायदा मैं बी कंपनी को दे रहा हूँ, या बी कंपनी के जो शेयर होल्डर जिनके पास बी शेयर्स थे उनको नए शेयर्स इस अपनी कंपनी के दे रहा हूँ, लेकिन सारा फायदा उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ। अच्छा, अगर 3500 और मैं बोलूँ यार मैं बुरा हो जाऊं, यानी कि मेरे पास मेरे शेयर्स की वैल्यू पहले 2500 थी, अब मैं कुछ ऐसी एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन करूं कि मेरे शेयर्स की वैल्यू 2400 हो जाए और बी कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू 1100 हो जाए, ये बात इलॉजिकल है। ये बात इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि जब ए बी को एक्वायर करेगा तो उसका प्राइम पर्पस ये होगा कि उसके अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा हो। उनका एक शेयर 25 रुपए और 100 शेयर्स अगर 2500 के हैं तो वो 3000, 2700, 2600, 2800 के हो जाएं। लेकिन कोई ये बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा ना कि मैं एक और कंपनी खरीदूं, मेरे कंपनी के शेयर्स जो हैं वो 2500 रुपए के हैं और मैं उसको खरीदूं तो मेरे शेयर्स 2400 रुपए के हो जाए, नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। और इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो है ना बी कंपनी को खरीदने के लिए मैक्सिमम जो पैसे पे करूंगा,
बी कंपनी को खरीदने के लिए जो मैक्सिमम कंसिडरेशन पे करूंगा वो 1000 रुपये होगी। 1000 रुपये से ज्यादा की कंसिडरेशन में पे नहीं करूंगा, यानी कि मैक्सिमम कंसिडरेशन जो है ना, मैक्सिमम कंसिडरेशन जो है ना वो 1000 है। और प्रीमियम का मतलब होता है कि जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। देखिए बी वाले के, बी जो कंपनी थी ना, कंपनी बी की वैल्यू मार्केट में थी 400 रुपये। कंपनी बी की मार्केट में वैल्यू थी 400 रुपये, आप उसको 1000 रुपये में खरीद रहे हो, तो इसका मतलब 600 रुपये का आप इसको प्रीमियम पे कर रहे हो। प्रीमियम का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू से ज्यादा कितना पे कर रहे हो। उसकी मार्केट वैल्यू 400 थी, आप उसको 1000 रुपये में खरीद रहे हो, यानी कि आप उसको खरीदने के लिए 600 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। यही प्रीमियम है। सर क्या 600 रुपये मैक्सिमम प्रीमियम भी होगा? हाँ। मैक्सिमम प्रीमियम क्या होता है, थोड़ा सा सर आसान लफ्जों में भी बता दें। मैक्सिमम प्रीमियम का मतलब ये है कि जितना भी बेनिफिट सिनर्जी की वजह से आया है ना, वो मैं एक्वायरर को ट्रांसफर कर दूं। देखिए अगर जितना भी बेनिफिट मुझे सिनर्जिस्टिक बेनिफिट मिलेगा, मार्केट वैल्यू के इंक्रीज होने का जो भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है, वो सारा का सारा मैं अगर टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के हिस्से में डाल दूं, खुद अपने शेयर्स की वैल्यू के इंक्रीज का बेनिफिट ना लूं, तो ये मैक्सिमम है जो मैं उसको खरीदने के लिए प्रीमियम दे सकता हूं। तो मैक्सिमम प्रीमियम इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिनर्जी। सिनर्जी वो वैल्यू होती है जो दो कंपनीज को कंबाइन से जनरेट होती है, और अगर ये सिनर्जिस्टिक बेनिफिट सारे के सारे मैं अपने बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दूं, तो ये मैक्सिमम प्रीमियम होगा, यानी कि उनकी जो वैल्यू है उसके ऊपर जो मैक्सिमम मैं पे करूंगा वो ये अमाउंट होगा। और सर मैक्सिमम कंसिडरेशन कैसे आ सकती है? मैक्सिमम कंसिडरेशन इस हिसाब से हम यूं कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसिडरेशन का मतलब पैसे पे करना। मैक्सिमम कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू प्लस मैक्सिमम प्रीमियम। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू यानी कि जो मार्केट वैल्यू बन रही थी 400, प्लस मैक्सिमम प्रीमियम, ज्यादा से ज्यादा जो प्रीमियम जनरेट पाए या ज्यादा से ज्यादा जो सिनर्जी है वो सारी की सारी भी टारगेट को दे दी जाए, तो ये मैक्सिमम कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मींस अमाउंट ऑफ मनी in terms of cash, in terms of shares, in terms of debt given to the target company। अच्छा यहाँ पर एक और बात जरा छेड़ते हैं, इसी केस को देखते हैं। एज्यूम कर लें कि एक कंपनी है, उसने मैक्सिमम प्रीमियम पे किया, मैक्सिमम कंसिडरेशन पे करी। अब कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? ठीक है, देखिए ए है, बी है, पोस्ट एक्विजिशन। एज्यूम कर लें, वैसे देखें ऐसा होता नहीं है, वैसे जाहिर सी बात है ए जब बी को एक्वायर करेगा तो चाहेगा कि मेरे शेयर्स की वैल्यू 2600, 2700, 3000 इंक्रीज हो। लेकिन एज्यूम कर लें मैक्सिमम जो एक आप कह सकते हैं कि एक केस हो सकता है, वो ये है कि ए कंपनी के जो मालिक है वो बोलते हैं भाई हमारी वैल्यू इतनी ही रहे तो कोई मसला नहीं है, सामने वाले को खरीद लो, वो बिक नहीं रहा तो मैक्सिमम प्रीमियम पर खरीद लो, खरीद लिया उसको। पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन के बाद क्या होगा? एक्विजिशन के बाद ए और बी अलग अलग कंपनीज नहीं होंगी, बल्कि एक ही कंपनी होगी जिसका नाम होगा ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन इसमें दो लोग होंगे, इसमें दो लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो कंपनी ए में आज भी शेयर होल्डर्स हैं, और कुछ टाइम पहले भी शेयर होल्डर्स थे, बी को खरीदने से पहले भी शेयर होल्डर्स थे और आज भी शेयर होल्डर्स हैं। कुछ वो लोग होंगे जो पहले बी कंपनी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब उनको ए कंपनी में मिला लिया गया। अच्छा मैं यहाँ पर रिज्यूम कर रहा हूँ कि हम कैश देकर या डेट इंस्ट्रूमेंट देकर कंपनी नहीं खरीद रहे बी, बल्कि ए एक्वायर्स बी बाय एक्सचेंजिंग शेयर्स, शेयर्स एक्सचेंज करके खरीदा जा रहा है। तो इसका मतलब नई कंपनी की वैल्यू 3500 होगी। और मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, हाँ? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम मैक्सिमम प्रीमियम पे कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम मैक्सिमम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। वैसे ये केस भी हो सकता था, 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 और इसके बीच हजारों दूसरे केसेस भी हो सकते थे। ये केस नहीं हो सकता था क्योंकि कोई किसी को खरीदेगा तो अपना नुकसान नहीं करेगा, अलबत्ता खुद फायदा ना करे, ये मैक्सिमम हो सकता है। पोस्ट एक्विजिशन पूरी कंपनी की वैल्यू 3500 होगी, 2500 बिलोंग करेगी ए के शेयर होल्डर्स को, 1000 बिलोंग करेगी बी के शेयर होल्डर को, क्योंकि हम बी को खरीदने के लिए मैक्सिमम प्रीमियम पे कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो ए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो 100 थे, एक्विजिशन के बाद भी वो 100 ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम वैल्यू पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक शेयर की जो वैल्यू होगी, एक शेयर की जो वैल्यू होगी नई वाली कंपनी में वो 25 रुपए ही होगी। इसका मतलब 3500 शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या होगी? 3500, देखिए कंपनी में
कंपनी में अगर एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए आ रही है तो कंपनी के सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू 25 रुपए पर शेयर ही होगी, ठीक है। तो अगर कंपनी की टोटल वैल्यू 3500 रुपए है और एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए, कहां से पता चला, यहां से पता चला एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए, तो 3500 में कितने शेयर्स आ जाते हैं, 140 शेयर्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, मुझे बी कंपनी को हासिल करने के लिए कितने नए शेयर्स इशू करने पड़ रहे होंगे, 40। ठीक है जी, मैं जरा इस वर्किंग को यहां करूं। देखिए मैं वापस से बताता हूँ, ए कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स की पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू 2500 रुपए है। ए कंपनी के ये 2500 रुपए 100 शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू पर शेयर 25 रुपए है। जब एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए है तो 3500 रुपए की वैल्यू में 25 वाले 140 शेयर आते हैं। 140 में से 100 शेयर्स तो ए के शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि बी शेयर होल्डर्स को, बी के शेयर होल्डर्स को मुझे 140 -100 जो इनको इशू कर दिए, बी के शेयर होल्डर्स को मुझे मजीद 40 शेयर्स इशू करने पड़े होंगे, क्योंकि इनकी भी मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो सेम ही बननी चाहिए, जो कि 25 है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है इस सवाल में, इस सवाल में ये हो रहा है 40 न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर एग्जिस्टिंग 20 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आपके 20 शेयर्स को हम कैंसिल करते हैं और उसके अगेंस्ट हम अपनी कंपनी के 40 नए शेयर्स देते हैं। आप नई कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे, क्योंकि शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज के जरिए हमने आपको खरीदा है। नई कंपनी में 140 शेयर्स होंगे, 100 तो हमारे पास आज भी हैं, बाद में भी होंगे, और आपको 40 नए शेयर्स दिए जा रहे हैं। यानी कि अब 140 शेयर्स में से 100 शेयर्स हम लोगों के होंगे, 40 शेयर्स आप लोगों के होंगे। आपकी कंपनी हमारी कंपनी का हिस्सा हो गई, और आपने जब अपनी कंपनी बेची तो हमने अपनी कंपनी में आपको 40 हिस्से दे दिया आउट ऑफ 140। ठीक है जी। सर अगर ट्रांजैक्शन ऐसे ना हुई होती, यानी कि मैक्सिमम प्रीमियम मैक्सिमम कंसिडरेशन की बेसिस पे नहीं हुई होती, फर्ज कर लें ऐसे हुई होती, फर्ज कर लें ऐसे हुई होती या ऐसे हुई होती, किसी और तरीके से हुई होती, लेट से इस तरीके से हुई होती। पहले तो मैं ये स्पेसिफाई कर दूं, ये हमने जो भी वर्किंग करी है एज्यूम कर करके ट्रांजैक्शन मैक्सिमम प्रीमियम की बेसिस पर हो रही है और मैक्सिमम कंसिडरेशन की बेसिस पर हो रही है। लेकिन लेट से अगर ट्रांजैक्शन ऐसे हुई होती तो इसकी वर्किंग किस तरह की थोड़ी सी बनती, देख लेते हैं। अगर ऐसा होता कि नई कंपनी की टोटल वैल्यू 3500 रुपये है, जिसमें से एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमारी वैल्यू में 500 का इजाफा होना चाहिए, यानी कि अभी तो हमारी कंपनी की वैल्यू 2500 रुपये, फिर 3500 रुपये होनी चाहिए हमारे 100 शेयर्स की वैल्यू, और बी को हम उतने शेयर्स इशू करें कि ये 500 रुपये का मजा रख सके। ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में टेबल कुछ इस तरह से बनता है, नीचे ज़रा टेबल बना देते हैं, यही पहले टेबल में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसको कलर कर देते हैं ब्लू वाला। ठीक है। अच्छा मैं ये वाली कंडीशन ले लेता हूँ ना, टॉप वाली। तो 3000 और 500, 3000, ठीक है, ये 500, पूरी कंपनी की वैल्यू 3500। 3000 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 शेयर्स को, 3000 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 शेयर्स को, तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 30 रुपए। 3000 डिवाइडेड बाई 100, 3000 डिवाइडेड बाई 100 से 30 रुपए हो गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास जो है वो, अच्छा 3000 रुपये जो है वो 100 शेयर्स की वैल्यू हो गई, एक शेयर की वैल्यू 30 हो गई। इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, अब 3500 रुपये में, 3500 रुपये में 30-30 वाले कितने शेयर्स आ सकते हैं, 3500 रुपये में 30-30 वाले 116.67 शेयर्स आ सकते हैं। इसका मतलब मुझे नए कितने शेयर्स इशू करने होंगे, मुझे बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नए 16.67 शेयर्स इशू करने होंगे। 16.67 शेयर्स का मतलब ये हो गया कि 500 रुपये की वो वैल्यू बताएंगे, क्योंकि एक शेयर 30 रुपये का है। राउंडिंग ऑफ के प्रॉब्लम को अभी इग्नोर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सवाल नहीं है, थियोरेटिकल है, तो हमने अभी अभी बनाया था, वैसे आपके पास होल नंबर में आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 16.67 न्यू शेयर्स इशूड फॉर एग्जिस्टिंग 20 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है जी। लेकिन ये वो वाला केस नहीं है जिसमें मैं मैक्सिमम प्रीमियम और मैक्सिमम कंसिडरेशन पे कर रहा हूं। मैक्सिमम प्रीमियम मैक्सिमम कंसिडरेशन वाला ये वाला केस है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी। काइंडली इन सारी चीज़ों को अपने पास नोट डाउन ज़रूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा।
मैं अपना ज़रा नंबर यहाँ पर मेंशन कर दूँ, 0345308631 एंड 0336008242। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।